जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। अगर शिक्षा नीति लॉर्ड मैकाले नहीं लाते तो लगता है शायद बाबा साहब को भी पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता, ज्योतिबा फूले जी को नहीं मिलता। तो मैं लॉर्ड मैकाले जी को साथ साथ कोटि कोटि नमन करता हूँ। सम्मानित साथियों, प्रोग्राम के आयोजकगण, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथीगण, श्रोतागण, तथागत बुद्ध, लॉर्ड मैकाले तथा सभी अन्य महापुरुष और विश्व की सभी महिलाओं, सभी भारतीयों के मार्गदर्शक, 9 भाषाओं के ज्ञाता, 54 से अधिक पुस्तकों के रचयिता, बैरिस्ट्री के साथ 31 अन्य भारतीय तथा विदेशी डिग्रियां प्राप्त एवं पिछले 250 वर्षों के दौरान अमेरिका के 100 उच्च विश्व विद्वानों में प्रथम उच्चतम विद्वान, अमेरिका द्वारा घोषित, विश्व में सबसे अधिक मूर्तियां स्थापित होने का खिताब जीतने वाले संविधान निर्माता तथा भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस सुंदर बैरिस्ट्री उत्सव समारोह में, साथियों, मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, 2-3 बात पे मेरा ध्यान गया है। बहुत सारे वक्ताओं ने महापुरुषों के बारे में बताया और बहुत सारे प्रोग्राम मैंने अटेंड किए। मैं एक बात देखता हूँ और उसमें पाता हूँ कि हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। जब महापुरुषों की कड़ी में हम बोलते हैं, महापुरुषों का नाम लेते हैं, महापुरुषों का नाम क्यों लेते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है। पर उस महापुरुषों के कड़ी में मैंने अभी लॉर्ड मैकाले का नाम लिया। साथियों, लॉर्ड मैकाले बाबा साहब से पहले, ज्योतिबा फूले साहब से पहले तथा अन्य महापुरुषों से पहले, जब अंग्रेजी राज था उसमें आए और लॉर्ड मैकाले भी काफ़ी पढ़े लिखे थे, लॉ के ज्ञाता थे। आकर के लॉ कमीशन ही नहीं बनाया, सबसे बड़ा ध्यान उनका शिक्षा नीति पर गया। जो शिक्षा नीति की वजह से बाबा साहब पढ़ पाए, ज्योतिबा फूले पढ़ पाए तथा अन्य हमारे समाज के लोग, दलित समाज के लोग पढ़ पाए, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। अगर शिक्षा नीति लॉर्ड मैकाले नहीं लाते तो लगता है शायद बाबा साहब को भी पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता, ज्योतिबा फूले जी को नहीं मिलता। तो मैं लॉर्ड मैकाले जी को साथ साथ कोटि कोटि नमन करता हूँ हर प्रोग्राम में। दूसरी बात, लॉर्ड मैकाले हर क्षेत्र में, साहित्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो या दूसरा भाषा का क्षेत्र हो, सब में बहुत बड़े विद्वान थे। लॉर्ड मैकाले ने दूसरी बात, जिसके लिए मनुस्मृति में
दंड का प्रावधान था, यानी कि ब्राह्मण कुछ भी करे उसको कोई दंड की व्यवस्था नहीं थी, और शूद्र कुछ भी छोटे से छोटी भी गलती करे बहुत बड़े दंड की व्यवस्था थी। लॉर्ड मैकाले ने सबको समाप्त करके संवैधानिक व्यवस्था लागू करके आईपीसी बनाई। यहाँ अधिवक्तागण हैं, सब जानते हैं। तो मैं इसको समझता हूँ कि लॉर्ड मैकाले को हम कम से कम उन महापुरुषों की कड़ी में जरूर नाम लेना शुरू करें। हो सकता है लॉर्ड मैकाले का नाम दूसरे जाति नहीं लेते या उन्होंने शुरुआत नहीं की, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान स्वर्ण जातियों का ही उन्होंने किया है। तो हो सकता है उसी परंपरा को हम भी निभाते चले आ रहे हैं, शायद इसी वजह से नहीं लेते हैं। दूसरी बात, मैंने अभी गिनाया, बाबा साहब के पास 31 डिग्रियों के साथ साथ 2 महत्वपूर्ण डिग्री, एक डीएससी डॉक्टर इन साइंस जो बाबा साहब के पास अभी तक और के.आर. नारायण जी के पास थी, और दूसरी डिग्री बैरिस्टर की डिग्री लेने के पश्चात बाबा साहब को जो है बड़ी सहायता इस डिग्री से मिली कानून के क्षेत्र में, संविधान लिखने के क्षेत्र में। साथियों, बाबा साहब ने हर क्षेत्र में अध्ययन किया है, चाहे वो वकालत का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक सामाजिक, रोजगार, दर्शन, साहित्य, विज्ञान और धार्मिक क्षेत्र हो। साथियों, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, एक राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूँ। बाबा साहब भले ही कुछ चुनावों में हारे हों, ना जीत पाए हों, पर मुझे लगता है कि बाबा साहब से बड़ा कोई राजनीतिक विद्वान नहीं था। सबसे बड़े अगर नेता थे तो बाबा साहब थे। उसका उदाहरण कैसे मिलता है? इन जनरल सोसाइटी मोल्ड से मैन, ये हम सुनते आए हैं, पर एज ए स्पेशल द मैन हु मोल्ड्स द सोसाइटी इज कॉल्ड द लीडर। तो बाबा साहब के लिए मैं 2 उदाहरण कोट करूंगा। जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में गए तो पढ़े लिखे और भी थे, महात्मा गांधी की बात कहो या दूसरे लोगों की बात कहो, पर बाबा साहब ने अंग्रेजों को अपने पक्ष में मोड़ करके और पूना पैक्ट अपने पक्ष में ले आए। तो साथियों, एक उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण है, साथियों, जब संविधान लिखा जा रहा था, आप कल्पना कीजिए, आज आप अपने परिवार में 5 मेंबरों को कन्विंस नहीं कर पाते, पर बाबा साहब ने अपनी इस राजनीतिक शक्ति के आधार पर 299 मेंबरों को, संविधान सभा के 299 मेंबरों को, उनको अपनी तरफ मोड़ करके और संविधान पारित कराने में सफलता प्राप्त की। ये सबसे बड़ा राजनीति का उदाहरण है। तीसरी बात, आर्थिक क्षेत्र में बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, जिसके आधार पर फाइनेंस कमीशन बना। तो इस तरह से ये आर्थिक क्षेत्र की उपलब्धि बाबा साहब की थी। साथियों, सामाजिक क्षेत्र के ऊपर तो काफ़ी लोग बोल चुके हैं। सामाजिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने संविधान में एक ये व्यवस्था कर दी जो संविधान के प्रेम्बल में है, लीव एंड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। और ये ऐसी व्यवस्था है, संविधान ही नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी इसको अपने उद्देश्यों में डालती है। अगर ये हर पॉलिटिकल पार्टी का पहला प्राइमरी उद्देश्य नहीं होगा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। तो ये कहाँ से आया विचार बाबा साहब का? ये बौद्ध धर्म से आया। साथियों, मैं बौद्ध धर्म की बात करता हूँ। बौद्ध धर्म की जहाँ तक बात है,
बहुत सारे विद्वानों को मैंने देखा है, बहुत सारे दार्शनिकों को देखा है, चाहे उसमें लियो टॉल्स्टॉय हो, हर्बर्ट वेल्स हो, अल्बर्ट आइंस्टीन हो, हस्टन स्मिथ हो, माइकल नोस्ट्रेडेमस हो, बर्ट्रैंड रसेल हो, गुस्टाव लोबेन हो, बर्नार्ड शाह हो या जोहान गीथ हो। ये इतने बड़े दार्शनिक हुए हैं और इन्होंने सब ने हर धर्म का, प्रत्येक धर्म का अध्ययन किया और इस निर्णय पर पहुंचे कि सबसे अगर अच्छा धर्म है तो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ बौद्ध धर्म क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। मैंने बहुत सारी बुद्ध वंदना देखी हैं। जब बनते लोग जाते हैं तो बनते लोग बुद्ध वंदना कराते हैं, पंचशील पढ़वाते हैं और इससे ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पाते। जब समाज का आदमी बुद्ध वंदना में जाकर के घर पे अपना उसका चिंतन करता है कि यार हिंदू धर्म में और इस बौद्ध धर्म में क्या है, भाई तुम भी 5 पत्ते पीपल के रखते हो और हिंदू धर्म में आम के पत्ते रखते हैं, तुम भी सफ़ेद धागा बांधते हो, ये बौद्ध धर्म में सफ़ेद धागा बांधते हो और हिंदू धर्म में लाल धागा बांधते हैं, तुम भी लोटे का वो रखते हो। तो साथियों, आखिर को है क्या ये चीज़? मैंने बहुत सारे बौद्धिस्ट विचारधारा से, चिंतकों से बौद्ध धर्म की परिभाषा पूछी। बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप में मैंने बौद्ध धर्म की परिभाषा पूछी थी कि बौद्ध धर्म को किस प्रकार परिभाषित किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी ने, किसी भी व्यक्ति ने एक ठोस परिभाषा बौद्ध धर्म की नहीं बताई। कोई कहता है पंचशील है, कोई कहता है अष्टशील है, कोई कुछ कहता है ये तो बौद्ध धर्म की विशेषता है। ये तो जो पंचशील है ये तो बौद्ध धर्म में कैटलिस्ट का काम करता है, ये तो उत्प्रेरक का काम करता है। असली बौद्ध धर्म की जो परिभाषा है साथियों, वो है द बुद्धिज्म इज ए साइंस टू एग्जामिन द ट्रूथ ऑफ ए फैक्ट ऑफ ए थिंग। दिस इज द सॉलिड डेफिनेशन ऑफ बुद्धिज्म। एंड मैं समझता हूँ कि एडवोकेसी, बुद्धिज्म इज ए एडवोकेसी। बुद्धिज्म क्या कर रहा है? जो बुद्धिज्म करता है वही एडवोकेसी कर रही है। व्हाट एडवोकेसी इज डूइंग? एडवोकेसी इज ऑल्सो इज ए साइंस to examine the fact of a thing, to find the truth of a thing। एडवोकेसी भी सच्चाई का पता लगाती है और बुद्धिज्म भी वही काम करता है। और इसी सब बात को ध्यान में रखते बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म और ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो साथियों, बाबा साहब, तीसरी बात कहता हूँ, बाबा साहब ने एक वर्ग के लिए काम नहीं किया, सभी वर्ग के काम किए। और लोग जहाँ तक बताते हैं संविधान की बात गाते हैं, मैं कहता हूँ संविधान से हट करके, रिजर्वेशन से हट करके बौद्ध धर्म, ये क्या नाम, बाबा साहब ने बहुत सारे काम किए। चाहे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना हो, चाहे भांगड़ा डाम, बांगल ये डाम हो, चाहे आपका फाइनेंस कमीशन हो, चाहे आपका पावर ग्रिड हो, चाहे आपका वाटर ग्रिड कंसेप्ट हो, ये तमाम, चाहे आपका मैटरनिटी लीव की बात हो, औरतों के लिए बहुत ध्यान दिया, चाहे आपका 12 घंटे से 8 घंटे की बात हो। तो साथियों, बाबा साहब ने औरतों के विकास के लिए बहुत बड़ा ध्यान दिया। और ये बात बाबा साहब ने कही, द प्रोग्रेस of a nation or community can be measured with the progress of with the degree of progress of women, of community or nation। दूसरी बात, लास्ट में, अंत में, बाबा साहब इन सब के बाद धार्मिक बाद में थे, राष्ट्रीय पहले थे, राष्ट्रभक्त पहले थे। उन्होंने एक कोट में बाबा साहब ने ये बात कही है कि मैं पहले और बाद में भारतीय हूँ। तो ये राष्ट्रीयता बाबा साहब में कूट कूट करके भरी हुई थी। साथियों, इन सब से हट करके एक छोटी सी बात कहूँगा।
जब समय था अब से 20 साल के पीछे हम जाते हैं, तब शिक्षा का अभाव था, तब हमारे पास रोजगार भी नहीं था। आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। बहुत सारे IAS IPS, बहुत सारे ऑफिसर, मैं भी एयरपोर्ट अथॉरिटी से जॉइंट जनरल मैनेजर से रिटायर हुआ हूँ। तो उस स्थिति में हम आ चुके हैं। आज हम कोई ऐसा संघ बना करके रोजगार पर ध्यान क्यों नहीं देते? आरक्षण के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आरक्षण तो उन लोगों को मिलना चाहिए जिसके परिवार में आज तक किसी को नहीं मिला है, प्रायोरिटी पे उनको मिलना चाहिए। हम लोगों को रोजगार, इनोवेटिव होकर के रोजगार के नए नए साधन पैदा करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर LIC कंपनी बनती है, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, एक LIC, एक इंश्योरेंस कंपनी एक साल में लगभग 1000 करोड़ सारे खर्चे काट कर वो करती है। हमारे हवाई जहाज क्यों नहीं चल सकते? हमारे जो दूसरे उद्योग हैं क्यों नहीं लगा सकते? अच्छे मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना ले? ये बशर्ते जब भी संभव होगा हम लोग साथ हों, 5% 10% डोनेशन करें, लाख 2 लाख उसमें सबको इकट्ठा होकर के ईमानदारी के साथ करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।